नमस्कार। जैसा कि मैं आपको ग्रामर के बारे में जब भी बताती हूँ तो ये बताती हूँ कि वो किसी भी एक क्लास के लिए नहीं होती, बल्कि हर क्लास के लिए होती है, हर कंपटीशन के लिए यूज़फुल होती है। तो वैसे ही ये आज की वीडियो है। इसमें वैसे तो मैं जो अपलोड कर रही हूँ वो बीए सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर, बीए सेकेंड ईयर जनरल इंग्लिश का सेकंड पेपर को ध्यान में रखते हुए ये अपलोड कर रही हूँ। लेकिन इसमें जो 20 क्वेश्चंस सीवी पर बेस्ड हैं वो बीए पार्ट 1 वालों के लिए भी बेहद इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं वो पिछले किसी वीडियो में नहीं थे। तो बीए पार्ट 1 वाले भी यहाँ जो सीवी वाले क्वेश्चंस हैं उनको ज़रूर एक बार देख लें, वो क्वेश्चंस उनके लिए भी बेहद इम्पोर्टेंट हैं। और बल्कि ये जो ग्रामर वाले वीडियोज़ हैं ये सभी के लिए यूज़फुल हैं, क्योंकि आप सभी लोग कोई ना कोई कंपटीशन तो ज़रूर देंगे, तो वहाँ ये ग्रामर आपके काम आएगी। चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अब ये जो पहले 20 क्वेश्चंस हैं वो ईडियम्स पर बेस्ड हैं। पहला ईडियम है एक्लीज हील। तो एक्लीज की ये एक्लीज हील ईडियम जब भी मैं पढ़ाती हूँ तो मैं आपको इसकी स्टोरी और बताती हूँ। एक्लीज की माँ उसके बेटे की सुरक्षा को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित थी, तो उसको बताया कि एक देवता ने कि तुम इसको बच्चे को एक नदी है उसमें डुबोगी तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मतलब कि मजबूत हो जाएगा और इसको कोई भी तीर तलवार से ये मर नहीं पाएगा, कोई इसको काट नहीं पाएगा। तो उसकी माँ ने उसका पैर पकड़ा और नदी में डुबोया, लेकिन पैर जो पकड़ा था वो एड़ी से उसने पकड़ा उसको, तो वहाँ पर वो नदी का पानी उसको टच नहीं कर पाया। तो जो हील थी उसकी एक्लीज की वो कमज़ोर रह गई। तो किसी भी व्यक्ति का जो वीक पॉइंट होता है वो एक्लीज हील कहलाता है। तो अब देखिए ऑप्शंस है हमारे पास, स्ट्रेंथ, वीकनेस, प्राइड और जेलसी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एक्लीज की जो एड़ी थी वो कमज़ोर रह गई, और जब ट्रोजन वॉर हुआ, युद्ध हुआ, तो एक्लीज की एड़ी में आकर तीर लगा और वो मर गया। तो किसी का भी वीक पॉइंट जो होता है वो एक्लीज हील कहलाता है, और हमारा यहाँ आंसर होगा बी। ब्लैक शीप, काली भेड़। तो ऑप्शंस हमारे पास हैं मोस्ट वांटेड, या फिर इम्पोर्टेंट पर्सन, या फिर अनवांटेड पर्सन, या फिर लॉयल पर्सन। तो देखिए भेड़ सफ़ेद होती है और उसका जो ऊन है वो अलग अलग कलर में डाई कर लिया जाता है, तो उस तरीके से वो यूज़फुल होता है। आप चाहे तो उसे रेड कलर में डाई कर लें या ग्रीन कलर में कर लें, तो वो यूज़ हो जाता है अलग तरीके से। लेकिन जब काला होता है कोई चीज़ तो काले पे तो कोई और रंग चढ़ता नहीं है, तो जो काला धागा है वो अनवांटेड है एक तरीके से, क्योंकि वो सिर्फ काला ही रहेगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं उनमें आपने देखा कि सी है जो कहता है कि अनवांटेड पर्सन। तो ब्लैक शीप जो ईडियम प्रयोग होता है वो एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो कि एक काला धब्बा है, अनवांटेड है। तो जवाब हमारा हुआ सी। फिर है बीट अबाउट द बुश। तो बीट पीटना अबाउट द बुश, झाड़ी के आसपास। अब झाड़ी के आसपास पीटना, देखिए तो इसके ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं। टॉक इररेलीवेंटली, रेलिवेंट टॉक, अ जनरल व्यू, या फिर टू ओवरकम। तो झाड़ी के आसपास मारना पीटना मतलब कि घुमा फिरा कर बात कहना होता है, और यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारा सही ऑप्शन वो है टॉक इररेलीवेंटली, यानी घुमा फिरा कर बातचीत करना, साफ ना कहना बल्कि घुमा फिरा कर कहना, वो होता है बीट अबाउट द बुश। नेक्स्ट है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी बिल्ली को बैग से बाहर निकाल देना। टू डिस्करेज, टू अर्ज, टू रिवील अ नेम, टू रिवील अ सीक्रेट। तो बिल्ली बैग के अंदर थी और बाहर निकलेगी तो बदमाशियाँ करेगी, और आपने बिल्ली को बाहर निकाल दिया मतलब कि कुछ ऐसा गड़बड़ कर दिया है। क्या कर दिया? टू रिवील अ सीक्रेट, एक रहस्य था आपके पास वो आपने रिवील कर दिया, रहस्य खोल दिया। तो जवाब हुआ हमारा डी। ऑन द ईव ऑफ, ईव होती है शाम, तो किसी जो अवसर की ईव यानी उससे जस्ट पहले का टाइम होता है। और ऑप्शंस देखिए, ऑन द डे उस दिन, जस्ट बिफोर ठीक पहले, जस्ट आफ्टर ठीक बाद, इन द इवनिंग शाम को। तो मैंने आपको बताया कि जस्ट बिफोर जो किसी काम के किसी अवसर के ठीक पहले का जो समय होता है उसको हम कहते हैं ऑन द ईव ऑफ। तो हमारा जो जवाब है वो हुआ बी। फिर है फेदर इन वंस कैप। फेदर यानी एक पंख पर एक किसी की टोपी में। तो ऑप्शंस हैं एक्सेस, डिसऑनर, ऑनर या सपोर्ट।
तो जब कोई व्यक्ति कुछ ऐसा अचीव करता है जो उसका सम्मान बढ़ाता है तो उसको हम कहते हैं दैट यू हैव एडेड अ फेदर इन योर कैप। कोई फर्स्ट आया, जैसे स्पीच कंपटीशन होता है अपने कॉलेज में, तो जो डिबेट में या स्पीच में फर्स्ट आया तो हम उसको बोलते हैं यू हैव एडेड अ फेदर इन योर कैप। तो मतलब तुमने अपना सम्मान प्राप्त किया है। तो ऑप्शन हमारा सही क्या हुआ? ऑनर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ग्रेट डील। तो एक ग्रेट डील का क्या मतलब है? वेरी लेस, सक्सेस, इम्पोर्टेंट डील या वेरी मच। ये इजी है, आपको मालूम ही होगा। अ ग्रेट डील का मतलब होता है बहुत सारा, तो आंसर हुआ वेरी मच, डी। नेक्स्ट, स्टैंड इन गुड स्टेड। स्टैंड इन गुड स्टेड, अब इसके मीनिंग क्या है? एक्सप्लेन, कंप्लीट, बी यूजफुल या फिर डिसमिस। तो स्टैंड इन गुड स्टेड का मतलब क्या होता है? बी यूजफुल, उपयोगी होना। फिर है हॉर्स ट्रेडिंग, बाइंग हॉर्स, बार्गेनिंग, सेलिंग हॉर्स या फिर हॉर्स राइडिंग। तो हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब होता है सौदेबाजी करना, और उसका जो मीनिंग है वो है बार्गेनिंग। देन लीप्स एंड बाउंड्स। लीप्स एंड बाउंड्स ऑप्शंस हैं स्मॉल अमाउंट्स, चीप, कॉस्टली या वेरी रैपिडली। तो जब हम कहते हैं ना कि इंडिया इज़ प्रोग्रेसिंग लीप्स एंड बाउंड्स, तो जो हमारा देश है भारत तरक्की कर रहा है दिन दूनी रात चौगनी, तो उसके लिए ये शब्द आता है लीप्स एंड बाउंड्स। तो मतलब कि वेरी रैपिडली, बहुत तेज़ी से। आंसर हमारा हुआ डी। एबाइड बाय। एबाइड बाय के देखिए टिके रहना होता है एबाइड बाय का मतलब। और ऑप्शंस हैं अवॉइड रूल, एबव लॉ, एक्ट अकॉर्डिंग टू रूल या फिर एक्ट लॉलेसली। तो आप बाकी तीनों को देख रहे हैं कि अवॉइड रूल कानून से बचना है, एबव लॉ कानून से ऊपर, एक्ट लॉलेसली कानून के खिलाफ काम करना। तो ये तो तीनों इसके मीनिंग है नहीं। टिके रहना और वो है एक्ट अकॉर्डिंग टू रूल, नियम के अनुसार काम करना। नेक्स्ट है ब्रेक डाउन, रिजेक्ट, डिसमिस, डिस्ट्रॉय या फिर कोलैप्स। तो ब्रेक डाउन का मतलब होता है मतलब कि टूट जाना, और ये हुआ कोलैप्स। हालांकि डिस्ट्रॉय मीन्स भी नष्ट करना होता है ना। तो कोलैप्स का मतलब होता है टूट जाना, नष्ट हो जाना। तो ब्रेक डाउन का मतलब जो हुआ वो है कोलैप्स। फिर है नेक्स्ट ब्रेक आउट, और ऑप्शंस हैं गो आउट, रिमूव, स्टार्ट सडनली या फिर इन्फ्लुएंस। जैसे ये ब्रेक आउट का मतलब होता है अचानक से किसी चीज़ का शुरू हो जाना, किसी बीमारी का फैल जाना। जैसे कॉलेरा ब्रोक आउट इन द कॉलोनी, यानी कॉलोनी में एकदम से कोरोना फैल गया। तो जो इसका मतलब क्या हुआ? सी, स्टार्ट सडनली, अचानक से शुरू हो जाना। कॉल ऑफ, ऑप्शंस हैं रिजर्व, स्टॉप, एग्जीक्यूट या डेमोलिश। तो कॉल ऑफ का मतलब होता है ख़त्म करना, बंद करना, और ये सही जवाब हुआ हमारा बी, स्टॉप। नेक्स्ट है डिपेंड ऑन। डिपेंड ऑन मतलब कि निर्भर होना, और ऑप्शंस हैं डिमांड, रिलाई ऑन, एग्री या फिर सपोर्ट। तो रिलाई ऑन का मतलब होता है भरोसा करना, और डिपेंड ऑन भी वही होता है जब हम किसी पे भरोसा करते हैं तभी तो उस पर निर्भर होते हैं। तो डिपेंड ऑन का मतलब हुआ रिलाई ऑन। फिर है गिव अप, कंटिन्यू, इंक्रीज, डिसकंटिन्यू, सरेंडर। तो देखिए गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना या फिर त्याग देना। तो यहाँ ये जो दोनों ऑप्शन दिए हैं डिसकंटिन्यू और सरेंडर, दोनों ही का ही लगभग जो मीनिंग है वो गिव अप होता है। जैसे कि मैंने स्मोकिंग छोड़ दी है, आई हैव गिवन अप स्मोकिंग, और गिव अप कर देना मतलब सरेंडर कर देना भी होता है। तो दोनों ही मीनिंग हैं यहाँ पर और लगभग क्लैश कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर गिव अप का मीनिंग सरेंडर लगा दीजिए। हालांकि एग्ज़ाम में ऐसा होना नहीं चाहिए कि दो एक जैसे मीनिंग दे दिए जाएं। तो हम कहते हैं ना जैसे मैंने गिव अप कर दिया, यानी या फिर हम किसी को समझाते हैं कि भाई आप गिव अप मत करना, मतलब कि परिस्थितियों के सामने हार मत मानना। तो आप ये सरेंडर कर सकते हैं, डी ऑप्शन लगा दीजिए। फिर है लुक इनटू, और ऑप्शंस हैं कंसिडर, स्टेयर, डिमांड या डिसीव।
तो लुक इनटू का मतलब होता है किसी मामले को देखना, विचार करना। तो कंसीडर का भी वही मतलब होता है, किसी मामले पर विचार करना, उसको देखना। तो जवाब यहाँ पर हमारा हुआ ए। फिर है मेक आउट, और ऑप्शंस हैं इसके मेंटेन, अंडरस्टैंड, सॉल्व या फिर रिमूव। तो मेक आउट का मतलब होता है समझना। जैसे कि किसी ने कुछ बोला, आपकी समझ में नहीं आया, तो आप कैसे कहेंगे? आई कुड नॉट मेक आउट वॉट यू सैड, यानी जो कुछ आपने कहा वो मेरी समझ में नहीं आया। तो मेक आउट का मतलब अंडरस्टैंड। फिर है पास अवे, मूव, क्लियर, डाई या सक्सीड। तो पास अवे क्या है? एक तरीके से यूफेमिज्म है ना। जैसे हम ये कहेंगे कि हिज फादर डाइड, तो ये जो डाई वर्ड है ये हार्ड वर्ड माना जाता है, हार्श वर्ड माना जाता है, कठोर शब्द माना जाता है। तो इसकी जगह हम हल्का शब्द जो यूज़ करते हैं वो पास अवे, हिज फादर पास्ड अवे, गुजर गए, उसके पिताजी गुजर गए। ये नहीं कहते हम कि मर गए, उसके पिताजी गुजर गए। तो पास अवे जो शब्द आता है वो डाई के लिए आता है। तो हमारा जो यहाँ पर सही जवाब है वो है सी। फिर है टर्न डाउन, और ऑप्शंस हैं रिटर्न, रिवाइंड, रिमूव या रिजेक्ट। तो किसी ने आपसे कोई रिक्वेस्ट की और आपने उसकी रिक्वेस्ट नहीं मानी, तो आपने उसकी रिक्वेस्ट को टर्न डाउन कर दिया। टर्न डाउन का मतलब रिजेक्ट कर दिया। तो हमारा सही जवाब हुआ डी। और अब हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। नेक्स्ट जो 20 क्वेश्चंस हैं वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पर बेस्ड हैं। देखिए, तो वन दैट लिव्स ऑन लैंड एंड इन वाटर, यानी वो जो कि ज़मीन पर रहता है और पानी में भी रह सकता है। तो वो बाइगर्ट होता है, एम्फीबियन होता है, एलियन होता है या पैरासाइट होता है। तो ये वर्ड आपने पढ़ा हुआ होगा और आपको मालूम होगा कि जो दोनों पर चल रह सकता है, ज़मीन पर भी और पानी में, उसको हिंदी में उभयचर बोलते हैं और इंग्लिश में उसको एम्फीबियन बोलते हैं। तो जवाब तो हमारा हुआ बी। अब बाकी तीनों को ये बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि वो भी तीनों इम्पॉर्टेंट हैं। बाइगॉट होता है कट्टर, और एलियन होता है विदेशी, और पैरासाइट होता है परजीवी। और पैरासाइट वर्ड पिछले वाले वीडियो में भी आया था, एलियन भी आया था। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल पावरफुल, जिसके पास सारी ताकत हो, वो कौन होता है? ओमनीशिएंट, ओमनील्यूसेंट, ओमनी प्रेजेंट या फिर ओमनीपोटेंट। इनमें से एक पिछले वीडियो में आया था, ओमनीशिएंट आया था ना पिछले वीडियो में, जो सब कुछ जानता हो वो ओमनीशिएंट होता है। लेकिन यहाँ पूछा है ऑल पावरफुल, जिसके पास सारी ताकत हो, और वहीं मैंने आपको बताया था कि जिसके पास सारी ताकत होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ओमनीपोटेंट। और ओमनी प्रेजेंट, वो जो सभी जगह उपस्थित हो, वो ओमनी प्रेजेंट होता है। अब ये ओमनील्यूसेंट मैंने आपको नहीं बताया था पिछले वीडियो में, क्योंकि ये आया ही नहीं था वर्ड कहीं। तो ओमनील्यूसेंट क्या था? ल्यूसेंट का मतलब होता है जो चमकना। तो ओमनी का मतलब होता है सब कुछ, यानी कुछ ऐसा जो सभी जगह चमके या सबको चमकाए। जैसे कि सन होता है तो सभी के ऊपर रोशनी डालता है, सबको चमकाता है, तो वो ओमनील्यूसेंट हुआ। तो ओमनील्यूसेंट दैट विच शाइन्स एवरीवेयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। ब्यूटीफुल खूबसूरत, हैंड राइटिंग लेखन, हस्तलिपि। तो खूबसूरत हस्तलिपि की कला कार्टोग्राफी होती है, कैलीग्राफी होती है, पॉलीग्राफी होती है या फिर एंजियोग्राफी होती है। तो आप जानते हैं कैलीग्राफी जो है वो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग की कला होती है। तो हमारा जो यहाँ जवाब है वो तो है कैलीग्राफी। लेकिन बाकी तीनों को भी जान लीजिए, क्योंकि ये तीनों भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, कभी इन पर बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है। कार्टोग्राफी क्या होती है? आर्ट ऑफ मैप मेकिंग, जो मानचित्र बनाए जाते हैं, तो मानचित्र बनाने की कला कहलाती है कार्टोग्राफी। ये जितने भी वर्ड्स मैं आपको अलग से बताती हूँ इनको नोट करते जाया कि ये सभी इम्पोर्टेंट हैं जो आते हैं। तो कार्टोग्राफी, आर्ट ऑफ मैप मेकिंग, कैलीग्राफी इसका आंसर हो ही गया। पॉलीग्राफी क्या होता है? आपने अक्सर सुना होगा कि अपराधी का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया गया, यानी जब तक होश रहता है आदमी झूठ बोलता रहता है, जब उसको आधा बेहोश कर दिया जाता है फिर जब उससे सवाल किए जाते हैं तब वो बिल्कुल सच बोलता है। तो वो जो लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है ना उसको पॉलीग्राफी भी बोलते हैं। तो और एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी आपने अक्सर सुना होगा, आपके घर में भगवान ना करे कोई हो, लेकिन जिन घरों में हार्ट पेशेंट होते हैं
तो उनके दिल की मतलब जो वेसल्स हैं हार्ट की और आर्टरीज़ हैं, तो उन सब की उनमें ब्लड सप्लाई कैसी हो रही है, क्या उनकी पोजीशन है, ये सब इमेज के थ्रू पता लगाया जाता है एंजियोग्राफी में। तो ये एंजियोग्राफी हुई। इसको आर्टेरियोग्राफी भी बोलते हैं। आर्टेरियो ARTERIO आर्टेरियोग्राफी की स्पेलिंग तो यही रहती है। नेक्स्ट है बिलोंगिंग टू लॉन्ग पास्ट, यानी कोई ऐसी चीज़ जो सुदूर अतीत से संबंध रखती है। बिलोंग टू का मतलब होता है संबंध रखना। तो वो हिस्ट्री है, पोस्थुमस है, करेंट है या फिर एंशियंट है। तो जो चीज़ें प्राचीन होती हैं उनको हम एंशियंट बोलते हैं। तो जवाब हमारा हुआ डी। पोस्थुमस वर्ड पिछले वीडियो में भी आया था। जो बच्चा अपने पिता की मृत्यु के बाद पैदा होता है वो पोस्थुमस कहलाता है, या फिर जो किताब लिखने वाले जो लेखक के मृत्यु के बाद पब्लिश होती है वो किताब भी पोस्थुमस कहलाती है। हिस्ट्री आपको पता ही है, करेंट आपको मालूम ही है। फिर वन हु बिट्रेज हिज कंट्री, वन वो व्यक्ति हु बिट्रेज जो कि धोखा देता है हिज कंट्री अपने देश को। बहुत कम लोग होते हैं जो, ज़्यादातर लोग अपने देश से प्यार करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने देश के साथ धोखा करते हैं। तो उनको क्या कहा जाता है? पैट्रियट बिल्कुल नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये तो देशभक्त होते हैं जो अपने देश को प्यार करते हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट कौन होते हैं? जो कि पूरी मानवता को प्यार करते हैं, वो फिलैंथ्रोपिस्ट कहलाते हैं। ये टेलर इसमें गलत छप गया है, ये टेलर नहीं होगा, ये ट्रेटर होगा, है ना। तो जो ट्रेटर होता है उसी के लिए ये वर्ड आया है। जो अपने देश को धोखा देता है उसको हम ट्रेटर बोलते हैं। और डिक्टेटर तो तानाशाह होता है। और जो जवाब होगा वो यहाँ पर होगा ट्रेटर। मैं अभी लिख देती हूँ इसको, स्पेलिंग इसकी ये है TRAITOR, ट्रेटर। भगवान करे आप में से किसी को ये तमगा ना मिले, ट्रेटर। फिर है किलिंग ऑफ वंस मदर, अपनी माँ को मारना। तो अब इसके लिए ऑप्शंस क्या हैं? रेजिसाइड, मैटरनल, मैट्रिसाइड या फिर पैरासाइड। तो देखिए इसमें से जो रेजिसाइड है वो राजा को मारना होता है। CIDE साइड माने हत्या होती है, और रेजी राजा को मारना, तो ये किलिंग ऑफ अ किंग, रेजिसाइड। मैटरनल, माँ से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं वो मैटरनल कहलाती हैं। जैसे मैटरनल अंकल, है ना, मैटरनल सिस्टर, मौसी है वो मैटरनल सिस्टर होती है। मैटरनल अंकल मामा होते हैं। तो माँ से रिलेटेड चीज़ें मैटरनल कहलाती हैं। लेकिन किलिंग ऑफ वंस मदर मैटरनल नहीं होता। किलिंग ऑफ वंस मदर क्या होता है? मैट्रिसाइड, माँ की हत्या मैट्रिसाइड कहलाती है। और पैरासाइड पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, पैरासाइड परजीवी होता है। नेक्स्ट है अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम्स, एक पूरी लिस्ट आइटम्स चीज़ों की क्या कहलाती है? कैटलॉग, मोनोलॉग, बिब्लियोग्राफी या फिर सिनेगॉग। तो जो चीज़ों की लिस्ट है वो कैटलॉग कहलाती है। तो सही जवाब तो हमारा हुआ ए। और बाकी चीज़ों को जान लीजिए। मोनोलॉग क्या होता है? मोनो मीन्स होता है एक, लॉग माने बोलना। तो जब कोई व्यक्ति अपने आप से बोलता है, अकेले में बोलता है, एक ही आदमी बोल रहा होता है, तो वो मोनोलॉग कहलाता है। एक ही आदमी का बोलना मोनोलॉग होता है। डायलॉग आप जानते हैं, उसमें दो लोग होते हैं जो बोलते हैं, तो डायलॉग होता है, संवाद होता है। मोनोलॉग में आदमी अकेला बोलता है, मोनोलॉग। फिर है अच्छा सोलिलोकी भी कई बार मैंने आपको बताया है। जो व्यक्ति जब अपने आप से बात कर रहा होता है तब वो सोलिलोकी भी कहलाती है। फिर ये जो बिब्लियोग्राफी है, बिब्लियोग्राफी आप जानते हैं किताबों की लिस्ट होती है, लिस्ट ऑफ बुक्स, तो वो बिब्लियोग्राफी होती है। फिर सिनेगॉग, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये सिनेगॉग वर्शिप, प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर ज्यूज़, यहूदियों के जो पूजा का स्थान होता है वो सिनेगॉग कहलाता है। नेक्स्ट है वन हु इज़ होपफुल, वो व्यक्ति जो कि उम्मीद रखता है, उम्मीद से भरा हुआ होता है। वो पेसिमिस्ट है, एथीस्ट है, एनार्किस्ट है या ऑप्टिमिस्ट है। पिछले वीडियो में भी डिस्कस हुआ था, ये चारों ही वर्ड्स डिस्कस हुए थे वहाँ पर। नहीं, एनार्किस्ट वहाँ पर नहीं आया था। ऑप्टिमिस्ट वो व्यक्ति होता है जो कि होपफुल होता है, आशावादी होता है। पेसिमिस्ट इसका उल्टा होता है, निराशावादी होता है। एथीस्ट वो होता है जो कि ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, नास्तिक बोलते हैं हिंदी में उसको। एनार्किस्ट कौन होता है? एनार्किस्ट वो व्यक्ति होता है जो कि सपोर्टर होता है इस चीज़ का कि देयर शुड बी नो गवर्नमेंट, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट कहलाती है एनार्की। और
जो कि एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है वो अनार्किस्ट कहलाता है। फिर है अ क्रीचर फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, एक दूसरी दुनिया से आया हुआ प्राणी। तो ये तो आप खूब फिल्मों में देखते हैं, मार्स अटैक्स सभी ने देखी होगी, बहुत सारी फिल्मों में दिखाते हैं। अपने यहाँ भी बनी थी वो कोई मिल गया, तो उसमें जादू था ना, वो क्या था, दूसरी दुनिया से आया हुआ था। तो क्या बोलते हैं दूसरी दुनिया से आए हुए लोगों को? फॉरेन नहीं, एलियन बोलते हैं। तो सही जवाब हो गया हमारा बी, एलियन। और स्ट्रेंजर अजनबी होता है वेटरन। ये पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था इसका मीनिंग? वो व्यक्ति जो किसी एक ट्रेड में या किसी एक काम में बहुत अनुभवी होता है, तो उसको हम वेटरन बोलते हैं। नेक्स्ट, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, ये भी आया था पिछले वीडियो में। तो जो इंसानी मांस खाता है वो क्या कहलाता है? सेवेज कहलाता है, जंगली, कैनिबाल, ओमनीवोर या फिर कार्निवोर। तो जो ह्यूमन फ्लैश खाता है उसको कैनिबाल बोलते हैं। फिर इन दोनों को भी जान लीजिए। सेवेज तो जंगली होता है, आप जानते हैं। ओमनीवोर कौन होता है? जो सब कुछ खाता है, सर्वभक्षी बोलते हैं। वो सब्जियां भी खाएगा और मांस भी खाएगा, वो ओमनीवोर होता है। कार्निवोर कौन होते हैं? जो केवल मांस खाते हैं, जैसे शेर है, वो घास पत्ती नहीं खा सकता, तो वो कार्निवोर है। और ओमनीवोर वो हैं जो घास फूस भी खा सकते हैं, सब्जियां भी खा सकते हैं और मांस भी खा सकते हैं, वो ओमनीवोर होता है। फिर है लवर ऑफ मैनकाइंड, तो जो मनुष्य जाति से प्यार करता है। ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना, कौन होता है मनुष्य जाति से प्यार करने वाला? मिसोगाइनिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलोम्यूज या फिर मिसैंथ्रोपिस्ट। तो आपको मालूम ही है कि लवर ऑफ मैनकाइंड क्या कहलाता है? फिलैंथ्रोपिस्ट। जो मानवतावादी होता है, मानवता से प्यार करता है, फिलैंथ्रोपिस्ट कहलाता है। और उसका अपोजिट क्या है? ये डी, मिसैंथ्रोपिस्ट, जो कि इंसानियत से नफरत करता है, इंसानियत के दुश्मन मिसैंथ्रोपिस्ट कहलाते हैं। और मिसोगाइनिस्ट कौन होता है? जो औरतों से नफरत करता है ना, GYNIST। गायनी आपको गायनेकोलॉजिस्ट होता है, जो महिलाओं का इलाज करता है, वो गायनेकोलॉजिस्ट कहलाता है, स्त्री रोग विशेषज्ञ। और मिसोगाइनिस्ट वो व्यक्ति जो कि महिलाओं से नफरत करता है, और जो महिलाओं से प्यार करता है उसको क्या बोलते हैं? फिलोगाइनिस्ट। तो ये जो फिलो आता है ना जहाँ पर, तो PHILO, फिलो, ये वाला जो फिलो, ये गाइनिस्ट के पहले लगा दीजिए, मिसो हटा दीजिए, फिलो लगा दीजिए, तो इसका मतलब हो जाएगा अ लवर ऑफ विमेन, यानी महिलाओं से प्यार करने वाला फिलोगाइनिस्ट और महिलाओं से नफरत करने वाला मिसोगाइनिस्ट। लेकिन हमारे इस सवाल का जो जवाब है लवर ऑफ मैनकाइंड, वो है फिलैंथ्रोपिस्ट। ये नए वर्ड्स जितने आए हैं इनको ज़रूर नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, और उनके मीनिंग भी नोट कर लीजिए। अच्छा, ये फिलोम्यूज एक वर्ड रह गया। फिलोम्यूज कौन होता है? फिलो तो मैंने आपको बताया जो प्यार करता है। अब म्यूज होती है म्यूज़िक की देवी, संगीत की देवी। तो जो संगीत की देवी से या संगीत से या फिर कविता से प्यार करता है वो व्यक्ति कहलाता है फिलोम्यूज। नेक्स्ट, दैट कैन बी हर्ड, जो सुना जा सकता है। तो जो सुना जा सकता है उसको क्या बोलेंगे? ऑडियो या फिर ऑडिटोरियम या फिर ऑडिबल या फिर ऑडियोलिंगुअल, उसको हम बोलते हैं ऑडिबल। जिसको सुना जा सकता है वो क्या होता है? ऑडिबल। जिसको नहीं सुना जा सकता, इसमें इन और लगा दीजिएगा आगे, क्योंकि कभी कभी ये ना के ये आता है दैट कैन नॉट बी हर्ड। तो अगर ये आए दैट कैन नॉट बी हर्ड, तो वो क्या होगा? ऑडिबल के आगे इन और लग जाएगा, तो इनऑडिबल हो जाएगा, जिसको सुना नहीं जा सकता। फिर है हैपनिंग ट्वाइस अ ईयर, वो चीज़ जो साल में 2 बार होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं भाई? एनुअल, बीनियल, बायएन्युअल या फिर ट्राइएन्युअल। तो देखिए, एनुअल जो साल में एक बार होती है, बाइनियल जो 2 साल में एक बार होती है, बायएन्युअल वो होता है जो कि 1 साल में 2 बार होती है। तो इसका जो जवाब होगा हमारे क्वेश्चन का वो होगा C, बायएन्युअल। और ट्राइएन्युअल जो साल में 3 बार हो, साल में 3 बार यानी 4 महीने में 1 बार हो गया, तो वो अलग होगा। तो इस सवाल का जो जवाब है वो है C। कभी कभी कहीं कहीं आपको बाइनियल भी ये इस सेंस में आ जाता है, लेकिन वो गलत है। एनुअल का मतलब इस साल में 1 बार, बाइनियल का मतलब 2 साल में 1 बार, और बायएन्युअल का मतलब साल में 2 बार, यानी 6 महीने में 1 बार।
फिर है अ प्लेस वियर बर्ड्स आर केप्ट, वो जगह जहाँ पर चिड़ियाँ रखी जाती हैं। तो वो एपियरी है, पेन है, स्टाई है या एवियरी है। जहाँ पर चिड़ियों को रखा जाता है वो प्लेस कहलाती है एवियरी। एविएशन मिनिस्टर होते हैं ना, उड्डयन मंत्री, जो कि उड्डयन विभाग होता है, उसको ये मंत्री एविएशन मिनिस्टर कहलाते हैं। तो एविया क्या है, उड़ने से संबंधित है। तो एवियरी वो जगह है जहाँ पर पक्षी रहते हैं। स्टाई वो जगह है जहाँ पर कौन रहता है स्टाई में, पिग, सुअर रहते हैं। पेन पेन भी एक रहने की जगह है, मतलब जो पालतू जानवर होते हैं ना, जैसे शीप है, भेड़ है, बकरी है, इनको रखने के लिए जो बाड़ा होता है उसको हम पेन बोलते हैं। पेन, ये मेरे हाथ में लगा हुआ ये भी पेन है, लेकिन ये जो पेन यहाँ पर, इसका मतलब ये होता है बाड़ा, जानवरों का बाड़ा। एपियरी क्या होता है, एपियरी वो जगह होती है जहाँ पर बहुत सारी मधुमक्खियों के छत्ते होते हैं, मधुमक्खी पालन किया जाता है ना, तो उसको एपियरी, वहाँ पर एपियरी बोलते हैं। मधुमक्खियों के जहाँ ढेर सारे छत्ते होते हैं, एपियरी। तो ये चारों को आप याद रखिएगा। एवियरी वो जगह है जहाँ पर चिड़ियों को रखा जाता है, एपियरी वो जगह है जहाँ मधुमक्खियों को रखा जाता है, पेन वो जगह है जहाँ पर पालतू जानवरों को रखा जाता है, और स्टाई वो जगह है जहाँ पर सुअरों को रखा जाता है। फिर है अ क्योर फॉर ऑल प्रॉब्लम्स, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, याद है कि नहीं? देखिए ऑप्शंस हैं नौशिया, रूट, पेनासी या फिर मेडिसिन। तो नौशिया क्या होता है, आपको क्या हो जाता है, उल्टी आती है ना सफ़र में, काफ़ी लोगों को आती है, तो नौशिया हो जाता है, उल्टी आना, जी मिचलाना नौशिया होता है। और रूट जड़ हो गई। पेनासी वो औषधि है जो कि सारी समस्याओं की जड़ को ख़त्म कर देती है, यानी सारी समस्याओं को, सारी बीमारियों को समाप्त कर देती है। हिंदी में हम उसको बोलते हैं रामबाण औषधि, और इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं पेनासी। तो ए क्योर फॉर ऑल प्रॉब्लम्स क्या हुआ, पेनासी। मेडिसिन तो आप जानते ही हैं, दवाई। नेक्स्ट, ऑन वन, ये ऑन नहीं, वन होना चाहिए। वन हु बिलीव्स इन फेट, वो व्यक्ति जो फेट में यानी नसीब में विश्वास करता है। नसीब में विश्वास करने वाला फेटलिस्ट, डेस्टिनी, लकी या पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट तो आपको पता है निराशावादी है, लकी भाग्यशाली है, डेस्टिनी भाग्य है, और फेटलिस्ट वो व्यक्ति है जो भाग्य के भरोसे बैठा रहता है, वो फेटलिस्ट कहलाता है। फिर है वन हु ट्रीट्स ट्यूमर कैंसर, तो वो व्यक्ति जो कि ट्यूमर कैंसर का इलाज करता है वो क्या कहलाता है, पीडियाट्रिशियन। कौन होता है पीडियाट्रिशियन, नाम सुना होगा। घर में जब बच्चे बीमार होते हैं तो हम उनको कहाँ लेके जाते हैं, पीडियाट्रिशियन के पास, यानी बाल रोग विशेषज्ञ के पास। तो पीडियाट्रिशियन वो व्यक्ति है, वो डॉक्टर है जो कि बच्चों का इलाज करता है। ऑर्थोपीडिक, ऑर्थोपीडिक क्या है, मसल्स और स्केलेटन का इलाज करने वाला डॉक्टर कहलाता है ऑर्थोपीडिस्ट। तो ऑर्थोपीडिक मतलब कि मसल्स और स्केलेटन, जो हड्डियां हैं और मसल्स हैं, उनका इलाज करने वाला ऑर्थोपीडिस्ट हुआ। ऑर्थोपीडिक वो हो गया। ऑक्यूलिस्ट, आँखों से संबंधित जो बीमारियां हैं उनका इलाज करने वाला ऑक्यूलिस्ट हो गया। या फिर जो जैसे हमारी नज़र कमज़ोर होती है तो हम चश्मा बनवाने जाते हैं, ऑक्यूलिस्ट वो व्यक्ति होता है। ऑन्कोलॉजिस्ट वो व्यक्ति है जो कि कैंसर का, ट्यूमर का इलाज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट। तो जवाब हुआ हमारा डी। ये सभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ये सब एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप, इनको सबको नोट कर लीजिएगा। फिर है फियर ऑफ बुक्स। अलग अलग फियर होते हैं ना, लोग अलग अलग चीज़ों से डरते हैं, आपने देखा होगा। तो फियर ऑफ बुक्स, किताबों का डर क्या कहलाता है, जीनोफोबिया या फिर एरोफोबिया या फिर बिब्लियोफोबिया या फिर हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया से तो आप परिचित होंगे, है ना, कुत्ता काट लेता है तो हाइड्रोफोबिया हो जाता है, आदमी पानी से डरने लगता है, तो वो हाइड्रोफोबिया होता है, पानी से डरना हाइड्रोफोबिया। बिब्लियो शब्द पहले आ चुका है। बिब्लियो जो शब्द है वो किताबों से संबंधित है, और फोबिया तो डर होता ही है, तो बिब्लियो यानी किताबों का, फोबिया माने डर। तो हमारा सही जवाब क्या हुआ, सी। अब ये एरोफोबिया क्या है, एरोफोबिया है
उड़ने से जिनको डर लगता है, हेलीकॉप्टर एरोप्लेन में लोग नहीं बैठ सकते, कुछ लोगों को डर लगता है, तो वो एरोफोबिया कहलाता है। जीनोफोबिया क्या होता है? जो दूसरे लोगों को पसंद नहीं करते, दूसरे देशों से आए हुए लोगों को, अधिकतर तो यही है कि दूसरे देशों से आए हुए लोगों को पसंद नहीं करते, लेकिन आपने देखा हो कुछ लोग ना दूसरे धर्म के लोगों को पसंद करते हैं, ना दूसरी जाति के लोगों को पसंद करते हैं। कुछ यूरोपियंस होते हैं जिनको काले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ये सब भी जीनोफोबिया में शामिल है। लेकिन मेनली जीनोफोबिया का मतलब दूसरे देशों के लोगों से नफरत, उनको नापसंद करना जीनोफोबिया है। फिर है अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 वर्ष का समय। फोर्टनाइट, डिकेड, सेंचुरी, मिलेनियम। तो फोर्टनाइट तो पखवाड़ा होता है 14 दिन का, डिकेड 10 साल का पीरियड, तो सही जवाब हमारा हुआ डिकेड बी। फिर सेंचुरी तो शताब्दी होती है, अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। मिलेनियम अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, मिलेनियम कहलाता है। फिर है वन हु कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, वो व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाएं बोल सकता है। वो सेप्टिक है, सिनिक है, पॉलीग्लॉट है या फिर एक्सपोनेंट है। तो सेप्टिक वो व्यक्ति होता है जो हर वक्त संदेह करता रहता है, हर चीज़ पर शक करता है, सेप्टिक होता है। सिनिक सन की होता है। पॉलीग्लॉट वो व्यक्ति होता है जो कई भाषाएं बोल सकता है, तो सही जवाब हुआ सी। और एक्सपोनेंट वो व्यक्ति होता है जो किसी आइडिया को, किसी थियरी को सपोर्ट करता है, दूसरे लोगों को भी राज़ी करता है कि भाई ये बात सही है, इसको आप भी सपोर्ट करें, तो वो एक्सपोनेंट कहलाता है। तो ये 20 क्वेश्चंस हुए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। अब जो नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस हैं वो हैं आपके पंक्चुएशन पर बेस्ड। देखते हैं। रवि हैज़ बीन टू मुंबई ब्लैंक स्पेस, कोलकाता एंड चेन्नई, फिर ब्लैंक स्पेस। तो रवि मुंबई, कोलकाता और चेन्नई गया है, जा चुका है। तो अब यहाँ मुंबई कोलकाता के बीच में क्या आना चाहिए? कॉमा आना चाहिए। और यहाँ सेंटेंस ख़त्म हो गया तो यहाँ फुल स्टॉप आना चाहिए, और ऐसा केवल सी ऑप्शन में है। देखिए यहाँ कॉमा है और ये फुल स्टॉप है, तो हमारा सही जवाब हुआ सी। हाउ डिड यू डू दैट, तुमने ये कैसे किया? कैसे किया तो ये क्वेश्चन हुआ, और क्वेश्चन है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, तो यहाँ जो हमारा जवाब है वो हुआ बी। अब नेक्स्ट देखिए, माई ब्रदर ब्लैंक स्पेस हु इज़ अ डॉक्टर ब्लैंक स्पेस इज़ कमिंग फ्रॉम दिल्ली नेक्स्ट मंथ, मेरे भाई जो कि एक डॉक्टर हैं दिल्ली से अगले महीने आ रहे हैं। अब माई ब्रदर इज़ कमिंग फ्रॉम दिल्ली, तो ये सेंटेंस हुआ। अब इसके बीच में क्या घुसाया गया है? हु इज़ अ डॉक्टर। तो ये जो बीच में डाला जाता है विशेषता बताने के लिए, इसको हम कॉमा में लिखते हैं, कॉमा के बीच में। तो माई ब्रदर के बाद एक कॉमा लगेगा, फिर हु इज़ अ डॉक्टर के बाद एक कॉमा लगेगा। तो ऐसा हमें सी ऑप्शन में दिख रहा है, तो हमारा जवाब हुआ सी, जहाँ 2 कॉमा हैं। फिर है व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी, तो जैसा कि सेंटेंस से जाहिर है ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में हम क्या लगाते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क, और ये हमें फिर से सी ऑप्शन में दिख रहा है, तो हमारा जवाब हुआ सी। फिर है ही सैड ब्लैंक स्पेस हाउ कैन यू फॉरगेट माई काइंडनेस, फिर ब्लैंक स्पेस। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में हम कॉमा लगाते हैं, तो यहाँ एक कॉमा लगेगा। हाउ कैन यू फॉरगेट माई काइंडनेस, ये एक क्वेश्चन है, तो हमें यहाँ एक क्वेश्चन मार्क चाहिए, और ऐसा हमको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन बी में, तो हमारा सही जवाब हुआ ऑप्शन बी। फिर है द फिशरमैन ब्लैंक स्पेस डॉटर इज प्लेइंग विद हर फ्रेंड, तो जो फिशरमैन यानी मछुआरा है उसकी बेटी अपनी सहेली के साथ खेल रही है। तो फिशरमैन्स डॉटर, अब एस यहाँ पर है तो एपोस्ट्रॉफी आएगा, तो हमको एक कॉमा चाहिए यहाँ पर, एपोस्ट्रॉफी वाला एपोस्ट्रॉफी चाहिए। डॉटर इज प्लेइंग विद हर फ्रेंड, यहाँ हमको एक फुल स्टॉप चाहिए, और ऐसा कहाँ है? सी ऑप्शन में। देखिए यहाँ कॉमा है और यहाँ पर एक फुल स्टॉप है, बाकी तो इनमें देखिए सेमी कोलन है और फुल स्टॉप है, ये सब तो नहीं चलेगा। द सनसेट ब्लैंक स्पेस द फार्मर्स रिटर्न होम, सूरज डूब गया और किसान घर वापस लौटे। तो अब वैसे तो यहाँ पर फुल स्टॉप लगना चाहिए था, द सनसेट फुल स्टॉप,
फिर यहाँ दूसरा सेंटेंस होता, लेकिन ये टी कैपिटल से नहीं लिखा हुआ, वरना तो हम यहाँ फुल स्टॉप लगाते। अब फुल स्टॉप तो लग नहीं सकता, तो हम क्या लगाएंगे, कॉमा से काम चलेगा नहीं, क्योंकि एक बात यहाँ समाप्त हो गई, दूसरी बात ये रही। तो ऐसी जगह हम क्या लगाते हैं, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि एक बात समाप्त हो गई, दूसरी बात शुरू हो गई, दो बातें कही गई, लेकिन फुल स्टॉप नहीं लगा, सेंटेंस नहीं पूरा किया, तो हम क्या लगाते हैं, वहाँ पर सेमीकोलन लगाते हैं। तो सेमीकोलन कॉमा से थोड़ा ज़्यादा महत्व रखता है और फुल स्टॉप से कम महत्व रखता है। तो फुल स्टॉप तो यहाँ लगा, यहाँ बीच में क्या लगेगा, सेमीकोलन। तो हमारा जवाब हुआ सी। फिर है वेयर इज जॉन्स बुक, जॉन की किताब कहाँ है, क्वेश्चन है, तो हमको क्या चाहिए यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क, जो कि हमको दिख रहा है ऑप्शन बी में। तो हमारा सही जवाब हुआ बी। फिर है देयर वॉज ओनली वन वे ही कुड विन ब्लैंक स्पेस ही हैड टू चीट, यानी केवल एक ही तरीका था जिससे वो जीत सकता था, उसको धोखा देना था, चीट करना था, बेईमानी करनी थी। तो अब यही ये कैसे होगा, सेमीकोलन है, क्वेश्चन मार्क है, कोलन है, और फिर ये है इन्वर्टेड कोमा, तो ये दोनों कोमा तो काम नहीं आएंगे, क्वेश्चन मार्क यहाँ लगेगा नहीं, सेमीकोलन से भी यहाँ काम नहीं चलेगा, यहाँ लगेगा कोलन। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा सी। क्योंकि देखिए मैंने आपको जैसा पहले बताया था, ये जो 47 वाले में जब मैंने आपको बताया था, तो यहाँ एक बात ये समाप्त हो गई थी, द सनसेट और द फार्मर्स रिटर्न होम, तो इसलिए हमने यहाँ पर सेमीकोलन लगाया था। लेकिन यहाँ क्या है, ये बात समाप्त नहीं हुई, देयर वॉज ओनली वन वे ही कुड विन, और तो हम यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, हम यहाँ कोलन लगाएंगे, ही हैड टू चीट। फिर है नेक्स्ट, जिम सेड ब्लैंक स्पेस आई विल बी होम बाय 10 फुल स्टॉप ब्लैंक स्पेस। तो यहाँ क्या आएगा, जिम ने कहा मैं 10 बजे तक घर आ जाऊँगा, तो ये रिपोर्टेड स्पीच हुई ना, और रिपोर्टेड स्पीच डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आती है, और डबल इन्वर्टेड कॉमा हमको कहाँ दिख रहा है, ए में दिख रहा है, और हालांकि इन्होंने यहाँ डी में भी दिखाया है, लेकिन डी में दोनों तरफ से ये क्लोजिंग वाला इन्वर्टेड कॉमा है, यानी एक तो होता है स्टार्टिंग वाला जहाँ से रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होता है, तो ये वाला कॉमा लगता है। इसमें देखिए दो तरह के कॉमा है ना, एक ऊपर की साइड फिर एक नीचे की साइड। तो जब रिपोर्टेड स्पीच शुरू होता है तो ऊपर की साइड होता है कॉमा, और जहाँ रिपोर्टेड स्पीच ख़त्म होता है वहाँ नीचे की साइड होता है। तो ए वाला ऑप्शन सही है, ये वाला तो गलत है। नेक्स्ट है लिन रिप्लाइड ब्लैंक स्पेस ऑल द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली आर पुअर स्पेलर्स, यानी मेरे परिवार के सभी सदस्य पुअर स्पेलर्स हैं, मीन्स उनकी स्पेलिंग्स बहुत ख़राब हैं। अक्सर लोगों की स्पेलिंग्स ख़राब होती हैं, क्योंकि इंग्लिश की स्पेलिंग्स याद करना इतना आसान नहीं होता। तो यहाँ क्या आएगा, लिन रिप्लाइड, तो यहाँ एक कॉमा लगना चाहिए, है ना, नीचे जो कॉमा लगता है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद एक जो नीचे कॉमा लगता है वो यहाँ लगेगा, और दूसरे वाले ब्लैंक स्पेस में हमें एक इन्वर्टेड कॉमा चाहिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा ऊपर की ओर। तो ऐसा हमको कहाँ दिख रहा है, ऐसा हमको इनमें से देखिए तो एक में भी नहीं दिख रहा। ये जो सी वाला ऑप्शन है, इसके ये जो इन्वर्टेड कॉमा है ये ऊपर की ओर होने चाहिए, बाकी तो ये तो हो ही नहीं सकते, ना ए हो सकता है, ना बी हो सकता है, ना डी हो सकता है, ये सी ही होगा ऑप्शन। इसमें इन्वर्टेड कॉमास नीचे की ओर छप गए हैं। तो अब देखिए किताबों में गलतियां तो अक्सर होती रहती हैं, लेकिन इस किताब वाले ने मैं इसकी तारीफ़ ही करना चाहूँगी कि इतने सारे जो क्वेश्चंस थे इनमें अभी तक एक भी गलती नहीं आई, सभी सही छपे हैं। लेकिन यहाँ थोड़ी सी इसने गलत छाप दिया, ये ऊपर की तरफ आएंगे इन्वर्टेड कॉमास, तो जवाब हमारा सी ही रहेगा। फिर है आई हैव इन्वाइटेड द फॉलोइंग पीपल टू माई पार्टी, यानी मैंने अपनी पार्टी में इन लोगों को इन्वाइट किया है, जिसमें हैं केविन, एमी एंड कीले। तो इन लोगों को इनवाइट किया है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, कोलन चाहिए हमको, है ना,
कॉमा से काम नहीं चलेगा, सेमीकोलन भी नहीं लगेगा, फुल स्टॉप तो लग ही नहीं सकता, यहाँ कोलन आएगा। तो हमारा जो सही जवाब है वो होगा बी। फिर है द मैन इन क्वेश्चन ब्लैंक स्पेस हैरोल्ड कीन, जिम पीटरसन एंड जेराल्ड ग्रीन डिजर्व अवार्ड्स। तो यहाँ पर एक बात चल रही है, द मैन इन क्वेश्चन यानी जो लोग हैं जो कि सवाल में आते हैं, यानी जिन पर विचार किया जा रहा है, जो अवार्ड को डिज़र्व करते हैं, अवार्ड के लायक हैं, वो ये लोग हैं। तो यहाँ जो आएगा वो ये डैश डैश आएगा, ये ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। फिर है व्हाट अ टेरिबल फायर दिस इज। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, हमको एक एक्सक्लेमेशन मार्क चाहिए, कितनी भयानक आग है ये। तो हमारा सही ऑप्शन है यहाँ पर डी। फिर है हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हालांकि ये एक्सक्लेमेटरी भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर सेफ साइड ये होगी कि हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ही लगाएं, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क, ये ए ऑप्शन सही रहेगा। दिस एप्पल खाली जगह विच इज़ नाइस एंड राइप ब्लैंक स्पेस इज़ रेड। तो ये अब देखिए ये उसी तरीके से है, पहले भी ऐसा आया था जो माई ब्रदर हु इज़ अ डॉक्टर आया था ना सेंटेंस, तो मैंने आपको बताया था कि दिस एप्पल इज़ रेड, ये सेंटेंस है। अब हम एप्पल की विशेषता बताने के लिए बीच में ये डाला गया है विच इज़ नाइस एंड राइप। तो इसको हम कैसे रखेंगे, कॉमास के अंदर, दिस एप्पल कॉमा विच इज़ नाइस एंड राइप कॉमा इज़ रेड। तो सही ऑप्शन है यहाँ पर बी। फिर है लॉन्ग लिव द किंग, राजा अमर रहें। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी क्या ऑप्टेटिव होता है, ये जो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें दुआ की जाती है, मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू, मे द, तो यहाँ लॉन्ग लिव द किंग, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी की तरह इन जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं इनमें भी हम ये वाला ही मार्क लगाते हैं जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है। तो यहाँ पर भी ये जो सी ऑप्शन है वो सही है। फिर ही शाउटेड ब्लैंक स्पेस आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू, फिर ब्लैंक स्पेस। तो ये देखिए रिपोर्टेड स्पीच है, दोनों इन्वर्टेड कॉमास में बंद है, और ये यहाँ ख़त्म हो गया सेंटेंस, तो यहाँ तो फुल स्टॉप लग ही जाएगा, आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू, ये फुल स्टॉप लग जाएगा। और यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब है ही शाउटेड, तो इसके नीचे कॉमा आना चाहिए। अब ऐसा ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, ए है। तो ही शाउटेड कॉमा आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू फुल स्टॉप। तो ये जो हमारा ऑप्शन है ए, ये ठीक है। फिर है 59 क्वेश्चन, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, क्या तुमने अपना काम समाप्त कर लिया है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, और हमारा ऑप्शन सही होगा वो सी होगा। और फिर है क्वेश्चन 60, देयर इज़ ओनली वन वे टू मेक इट टू द टॉप ब्लैंक स्पेस हार्ड वर्क। तो केवल एक ही तरीका है जो कि टॉप तक ले जा सकता है, और वो है कठिन परिश्रम। अब यहाँ पर देखिए ना तो क्वेश्चन मार्क आएगा, ना एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा, और सेमीकोलन भी नहीं आएगा क्योंकि बात समाप्त नहीं हुई। यहाँ आएगा कोलन। तो हमारा जो जवाब होगा वो होगा सी। और अब ये 20 क्वेश्चंस हैं जो सीवी पर बेस्ड हैं, और मुझे लग रहा था कि सीवी वाले क्वेश्चंस तो वही रिपीट होंगे जो पिछले वाले वीडियो में थे, लेकिन यहाँ तो एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ, सारे क्वेश्चंस ही अलग हैं। तो ये जो बीए पार्ट 1 वाले बच्चे हैं वो इन क्वेश्चंस पर ज़रूर ध्यान दें, अगर वो ये वीडियो देख रहे हों तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। पहला क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ सीवी इज़। तो पहले फुल फॉर्म सीवी के ये क्वेश्चन तो हाँ पुराना ही है, मानना पड़ेगा। तो ये पहले आ चुका है, करिकुलम विटाई फुल फॉर्म है सीवी की। फिर है द मीनिंग ऑफ सीवी इज़। तो सीवी का मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ वंस लाइफ, एम ऑफ वंस लाइफ, डायरेक्शन ऑफ वंस लाइफ, या फिर अकाउंट ऑफ वंस लाइफ। तो ये अकाउंट ऑफ वंस लाइफ यहाँ पर सही जवाब होगा डी। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन अ सीवी। तो इनमें से कौन सी चीज़ सीवी में
आवश्यकता नहीं होती। रेगुलर पेपर ज़रूरत होती है इसकी। तो ग्राफिक्स, मार्जिन, सिंगल साइडेड, तो देखिए सिंगल साइडेड ही लिखा जाता है, सीवी दोनों साइड नहीं लिखा जाता। मार्जिन की ज़रूरत तो होती है, ग्राफिक्स की ज़रूरत नहीं होती, तो हमारा जो जवाब होगा वो होगा बी। फिर है द 5 C's ऑफ अ CVR। तो देखिए एक तो ये ग्राफिक्स वाला क्वेश्चन पहले नहीं था किसी भी वीडियो में, मैंने 3 वीडियो CV पर आ चुके हैं, तो उनमें से किसी में भी ये वाला क्वेश्चन नहीं था और ये वाला क्वेश्चन भी नहीं था। द 5 C's ऑफ अ CVR: क्लियर, कंसाइज, कंप्लीट, कंसिस्टेंट एंड। तो पांचवा क्या होगा? कंट्राडिक्टरी, करेक्ट, कॉम्प्लेसेंट या फिर कंडीशनल। तो जो पांचवा सी होगा वो होगा करेक्ट, और हमारा ऑप्शन हुआ बी। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपल्सरी इन अ CV। तो इनमें से कौन सा आवश्यक है CV में? एडेड क्वालिफिकेशन, रिसर्च एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस या फिर ऑब्जेक्टिव। तो आपको CV में अपना सबसे ज़्यादा जो चीज़ बतानी होती है वो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बताना होता है, तो हमारा जवाब होगा सी। फिर है द 3 टाइप्स ऑफ पॉपुलर CVs आर क्रोनोलॉजिकल, कंबाइंड एंड एकेडमिक, फंक्शनल, ऑप्शनल या फिर एसेंशियल। तो 3 टाइप्स के जो CV हैं उनमें क्रोनोलॉजिकल होता है, कंबाइंड होता है और तीसरा है फंक्शनल। तो जवाब हुआ हमारा बी। What comes first in a chronological CV? तो जो chronological CV है उसमें पहले क्या आता है? पर्सनल प्रोफाइल, प्रोफेशनल मेंबरशिप, की क्वालिफिकेशंस या फिर पर्सनल डिटेल्स। तो उसमें सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स आती हैं, तो हमारा आंसर हुआ डी। गैप्स इन एम्प्लॉयमेंट बिकम क्लियर। तो जो एम्प्लॉयमेंट में आपके रोजगार में जो गैप्स हैं, जो बीच में खाली पन आता है, वो किस CV में दिख जाता है? फंक्शनल CV में, क्रोनोलॉजिकल CV में, वेब CV में या फिर कंबाइंड CV में। तो ये क्वेश्चन तो पहले भी एक बार आया था। तो ये जो गैप्स हैं वो दिख जाते हैं क्रोनोलॉजिकल CV में, तो जवाब हुआ हमारा बी। फिर है अ फंक्शनल CV लिस्ट्स एक्सपीरियंस अंडर डिफरेंट कैटेगरीज, हेडिंग्स, सेक्शंस या फिर पेजेस। तो फंक्शनल CV में जो एक्सपीरियंस आता है वो किसके अंतर्गत आता है? मतलब कि कैटेगरीज में आप दिखाते हैं, हम हेडिंग्स में दिखाते हैं, सेक्शंस में दिखाते हैं या पेजेस में दिखाते हैं अलग अलग। तो यहाँ जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी, अलग अलग हेडिंग्स में दिखाते हैं। इट हेल्प्स द रिक्रूटर फोकस ऑन ट्रांसफरेबल स्किल्स। तो मदद मिलती है रिक्रूटर को कि वो फोकस करेगा किसी व्यक्ति के ट्रांसफरेबल स्किल्स पर। किस CV को अगर उसको भेजा जाए तो फंक्शनल CV में या फिर क्रोनोलॉजिकल CV में या फिर कंबाइंड CV में या फिर ईमेल्ड CV में। तो ये पहले आ चुका है लेकिन अलग तरीके से आया था ये क्वेश्चन। इसमें दूसरे तरीके से आया है कि ट्रांसफरेबल जो स्किल्स होती हैं वो किस टाइप के CV में दिखती हैं? वो फंक्शनल CV में दिखती हैं। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा ए। इस तरीके से ये क्वेश्चन केवल इस वीडियो में आया है, यही इस वाले क्वेश्चन पेपर में आया है। तो देखिए सेम क्वेश्चन घुमा फिरा कर भी आता है। फिर है ईमेल्ड CVs कैन बी सेंट एज। जो ईमेल्ड CV हैं वो कैसे भेजे जा सकते हैं? इनलाइन टेक्स्ट के रूप में, लेटर के रूप में, अटैचमेंट के रूप में या फिर बोथ इनलाइन टेक्स्ट एंड अटैचमेंट। तो इससे पहले जो एक बार ये क्वेश्चन आया था तो उसमें अटैचमेंट के रूप में था, ईमेल के साथ CV कैसे भेजा जाना चाहिए, तो उसमें अटैचमेंट ऑप्शन दे रखा था तो हमने वही मार्क किया था। लेकिन यहाँ पर हमको जो ऑप्शन ये वाला दे रखा है बोथ इनलाइन टेक्स्ट एंड अटैचमेंट, तो ये दोनों ही ऑप्शंस होते हैं। हम इनलाइन टेक्स्ट में भी भेज सकते हैं और अटैचमेंट में भी भेज सकते हैं। लेकिन पहले जब ये क्वेश्चन आया था तो उसमें इनलाइन टेक्स्ट दिया हुआ नहीं था, उस ऑप्शन में साथ में नहीं दे रखा था। तो हम यहाँ पर जो सही इसको मार्क करेंगे वो डी ऑप्शन को मार्क करेंगे। दोनों ही तरीके से हम भेज सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 72, विच CV इनेबल्स यू, यानी कौन सा CV आपको समर्थ बनाता है टू टेल, बताने में, स्ट्रेंथ्स यानी अपनी ताकतें, एज वेल एज योर एक्सपीरियंस और साथ ही आपका अनुभव। फंक्शनल CV, वेब CV, क्रोनोलॉजिकल CV या फिर कंबाइंड CV। तो जैसा कि आपने देखा फंक्शनल CV में आप अपनी स्ट्रेंथ्स बताते हैं
और जो क्रोनोलॉजिकल सीवी है उसमें आप अपने एक्सपीरियंस पर फोकस करते हैं। लेकिन दोनों ही चीज़ें जब आपको दिखानी है तो कैसा सीवी आपका होना चाहिए, वो कंबाइंड सीवी होना चाहिए। तो यहाँ हमारा जो जवाब होगा वो होगा डी। फिर है विच टेक्स्ट टाइप इज बेस्ट सूटेड फॉर इनलाइन टेक्स्ट इन ईमेल्ड सीवी। तो किस टाइप का टेक्स्ट बेस्ट सूटेबल होता है एक ईमेल्ड सीवी में। तो यहाँ ऑप्शंस हैं रिच टेक्स्ट, HTML, प्लेन टेक्स्ट या फिर HSPA। तो जो बेस्ट सूटेड होता है वो HTML होता है। ये आप पढ़ चुके हैं पहले एक बार। फिर है अ टाइप ऑफ CV यूजफुल फॉर दोज अप्लाइंग विद इन द सेम इंडस्ट्री इज। तो जो सेम इंडस्ट्री में अप्लाई कर रहे हों उनके लिए जो CV यूजफुल है वो कौन सा है, क्रोनोलॉजिकल CV, फंक्शनल CV, वेब CV या फिर कंबाइंड CV। तो उनके लिए जो यूजफुल है वो वेब CV है। जवाब हुआ हमारा C। फिर है डिसएडवांटेज ऑफ अ फंक्शनल CV इज दैट इट कैन नॉट। यानी एक जो फंक्शनल CV है उसका नुकसान ये है कि ये नहीं कर सकता क्या, हाईलाइट कंसिस्टेंट कैरियर प्रोग्रेशन, स्किल्स अटेन्ड, रिसर्च एक्सपीरियंस या फिर कैरियर ऑब्जेक्टिव्स। तो फंक्शनल CV में आप अपने कंसिस्टेंट कैरियर प्रोग्रेशन को हाईलाइट नहीं कर पाते, ये उसका डिसएडवांटेज है। तो हमारा जवाब होगा ए। अ कंपैरिजन टू अ फंक्शनल एंड क्रोनोलॉजिकल CV, इन कंपैरिजन टू अ फंक्शनल एंड क्रोनोलॉजिकल CV द कंबाइंड CV इज शॉर्टर, डेस्क्रिप्टिव, ब्रीफ या लेंथियर। तो फंक्शनल और क्रोनोलॉजिकल CV की तुलना में, इन कंपैरिजन टू मतलब उसकी तुलना में जो कंबाइंड CV है वो कैसा होगा, शॉर्टर होगा, छोटा होगा, उससे डेस्क्रिप्टिव होगा, ब्रीफ होगा या लेंथियर होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये फंक्शनल CV एक काम करता है, क्रोनोलॉजिकल CV दूसरा काम करता है और कंबाइंड CV इन दोनों का काम करता है। और जो दोनों का काम करेगा तो जाहिर सी बात है कि वो बड़ा होगा। तो हमारा जवाब हुआ डी, लेंथियर होता है वो। एन एडवांटेज ऑफ वेब CV इज, वेब CV का एक लाभ ये है, फ़ायदा ये है, नैरो रीच, वाइडर रीच, वाइडर ग्रेस्प, वाइडर रीच या फिर नैरो ग्रेस्प। तो जो वेब CV है वो ज़्यादा दूर तक, ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है। तो आपका जवाब होगा वाइडर रीच, ज़्यादा विस्तृत उसकी पहुंच होती है। जवाब हुआ हमारा सी। फिर है अ वेब CV शुड बी, एक वेब CV होना चाहिए ग्राफिक फ्रेंडली, आर्टिस्टिक, प्रिंटिंग फ्रेंडली या एम्बिग्यूअस। तो भाई वो ग्राफिक ज़रूरी नहीं होते, आर्टिस्टिक बहुत होना कि भाई आप बहुत लिपाई पुताई कर दें, उसको कलरफुल कर दें, वो भी ज़रूरी नहीं है। एम्बिग्यूअस तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है जिसके दो मीनिंग निकाले जा सकें, यानी जिसका मीनिंग ही क्लियर ना हो, वो एम्बिग्यूअस होता है, वो तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। प्रिंटिंग फ्रेंडली होना चाहिए, आराम से उसका प्रिंट आउट निकल जाए। तो ये हुआ जवाब हमारा सी। और ये लास्ट क्वेश्चन हुआ द अमेरिकन इक्विवेलेंट ऑफ अ CV इज, CV का जो अमेरिकन इक्विवेलेंट है वो क्या है, बायोडेटा, प्रोफाइल, रिज्यूम या फिर कैरियर हिस्ट्री। तो अमेरिकन इक्विवेलेंट CV का क्या है, प्रोफाइल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में और क्वेश्चंस हम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।